अब इसके आगे साथी हम क्रांतिकारी आंदोलन को कवर करेंगे। हमने पीछे क्रांतिकारी आंदोलन जब शुरू किया था उसके 3-4 वीडियो बनाए थे, जिनका क्रमांक है 117, 118, 119, 120। इसी दर्शन सीरीज में वो पीछे हैं वीडियो। यदि क्रांतिकारी आंदोलन को आप शुरू से समझना चाहते हैं तो इन 4 वीडियो को भी आप सुन लें। और ये जो 120 का वीडियो है उसके आगे का चर्चा अब हम इस वीडियो में कर रहे हैं। और जो साथी पीछे के वीडियो थे उसके अंदर हमने गदर का जो आंदोलन था, गदर के आंदोलन को कवर किया था। और यह भी साथी हमें ध्यान रखना है कि गदर के आंदोलन ने ही क्रांतिकारी आंदोलन को एक सही तरीके से एक स्वरूप दिया, राजनीतिक रूप से, विचारधारा के रूप में। जो उन्होंने जो क्रांतिकारी 1907 के बाद दुनिया के देशों में गए, उन्होंने दुनिया की क्रांतियों को पढ़ा, दुनिया के देशों की व्यवस्थाओं को समझा और उसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक दिशा बनाई थी, जिसमें प्रमुख बात थी धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा। गदर पार्टी जो 1913 में बनी थी और 1914 से लेकर के 1917 तक इन्होंने बहुत सारे जो है विद्रोह किए, जिसमें एक प्रमुख घटना है जो हम अपन को ध्यान रखनी है। गदर पार्टी के अध्यक्ष थे उनके द्वारा, जिनका नाम था सोहन सिंह भाकना, और ये जापान में थे। और इन्होंने घोषणा की कि जितने भी गदर पार्टी के सदस्य हैं सब लोग भारत देश में चलो और वहां पर अपन को अब क्रांति करनी है, विद्रोह करना है और इस सरकार को हटाना है, देश को आजाद कराना है। तो साथियों ये जो जहाज था जिसका नाम था SS कामागाटामारू, ये जहाज का नाम था, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जापान से सवार होके गए और ये पहले कनाडा गए। तो कनाडा की जो सरकार थी उसने इस जहाज को वहां जो लोग थे उनको नहीं उतरने दिया और वापस भारत की तरफ भेज दिया। तो भारत की तरफ जो जहाज आया, जैसे ही सरकार को, ब्रिटिश सरकार को पता चला तो उसने 2014 में एक अध्यादेश लाया और उसमें एक कानून बनाया कि कोई भी विदेश से जो आएगा उसका ये लोग तलाशी लेंगे और पूरे सामान की, उन लोगों की। तो इसी अध्यादेश का शिकार ये जहाज हुआ और इसमें जितने भी लोग आए थे यानी जहाज पर ही उनको गिरफ्तार कर लिया और कुछ लोगों को जेल भेज दिया। तो इस तरीके से जो ये साथी आए थे, फिर बाद में जेल भेजने के बाद लोग जमानत से छूटे और धीरे धीरे करके ये सारे जो है पंजाब के अंदर एक क्रांतिकारी अलग अलग हिस्सों में पहुंचे और यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनसे मिलकर के फिर एक क्रांतिकारी आंदोलन का विधिवत शुरुआत यहाँ से हुआ। साथियों गदर पार्टी ने साथियों विद्रोह करने की कोशिश की। इन्होंने 12 फरवरी 1915 में तय किया कि 21 फरवरी 1915 को ये विद्रोह करेंगे, क्रांति करेंगे। ये पूरी योजना बना ली और उसका जानकारी जो है ब्रिटिशों को मिल गया, तो उन्होंने इसको विफल कर दिया। बड़े संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया, इसमें बहुत सारे लोगों को फांसी दी। जो सिपाही इस विद्रोह में शामिल थे उनको भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। इस तरीके से साथियों बहुत सारे दमन ब्रिटिश सरकार ने इस गदर पार्टी के लोगों के ऊपर किए। इस बात को साथी हमको ध्यान रखना है। जैसा मैंने कहा कि गदर जो आंदोलन है वो क्रांतिकारी आंदोलन का बिल्कुल एक नए तरीके का स्वरूप उसने पैदा किया। जैसे हमारे देश का जो क्रांतिकारी आंदोलन था, जो शुरुआती दौर से धर्म से ओतप्रोत था, खास तौर से महाराष्ट्र का क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन, 1907-8 में जब अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा दमन किया बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारियों के ऊपर, तो उसके बाद से बड़ी संख्या में क्रांतिकारी विदेशों में गए। विदेशों में जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि किस तरीके की परिस्थिति है, विचारधाराओं को समझा, सिचुएशन को समझा, जो रूस गए वहां की रूस की जो क्रांतियां चल रही थी उसको देखा, अमेरिका में जो क्रांति होकर के सरकार थी उसको देखा, कनाडा में जाकर के देखा, तो जो दुनिया का अनुभव था उसके आधार पर क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप बदला। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और इसके बाद से जो भारत देश का जो क्रांतिकारी आंदोलन था, जो धर्म से ओतप्रोत था, वो आंदोलन कमजोर हुआ। एक बात और ध्यान रखनी है, धर्म से ओतप्रोत वाला जो आंदोलन था, सावरकर को जैसे ही गिरफ्तार किया 1910 में, उसके बाद से जो धर्म से ओतप्रोत वाले क्रांतिकारी गुट थे वो धीरे धीरे करके कमजोर हो गए
1913 में गदर पार्टी जब बनी, गदर पार्टी की एक्टिविटी पूरी दुनिया में हुई और उन्होंने भारत देश के अंदर भी अपना बेस बनाया। 1915 में विद्रोह करने की कोशिश की। बहुत बड़ी संख्या में भारत देश के लोग इस क्रांतिकारी आंदोलन के संपर्क में आए। तो साथियों, क्रांतिकारी आंदोलन की दिशा बदली और 1917 में जब रूस की क्रांति हुई, उसके बाद से क्रांतिकारी आंदोलन निश्चित रूप से बिल्कुल सचेतन मन से क्रांति करने के लिए, जो जिस तरीके से रूस में क्रांति हुई, क्रांति करने के लिए उन्होंने योजना बनाई और क्रांति करने के बाद समाजवादी व्यवस्था को कायम करने की उन्होंने योजना बनाई। तो ये साथी सारा विकास क्रम है जिसको हमको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रखना है। गदर पार्टी का साथियों बहुत ही लंबा इतिहास है, बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने कुर्बानी दी है। मैं सारी चीजें कवर नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बहुत सारा ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। गदर आंदोलन का या गदर क्रांति का, क्रांतिकारी आंदोलन को सही स्वरूप देने में बहुत बड़ा भूमिका है। इस बात को साथी अच्छी तरीके से ध्यान रखना। बड़ी संख्या में सिखों ने, सरदारों ने और भी जो साथी थे उन्होंने कुर्बानियां दी। ये पहली सशक्त क्रांति करने की कोशिश थी हमारे देश के अंदर जो अंग्रेजों के खिलाफ थी। जो क्रांतिकारी आंदोलन का विकास है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने पीछे के वीडियो में आपको पढ़ाया कि चापेकर जो बंधु थे महाराष्ट्र से, वहां से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था। मगर चापेकर बंधु धर्म से ओतप्रोत थे। ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना। वो हिंदू धर्म के साथ में मातृभूमि की सेवा जो एक कॉन्सेप्ट था उससे ओतप्रोत थे। उसके विचार से उन्होंने क्रांति कर रहे थे वो। और महाराष्ट्र के आंदोलन में आगे चल करके सावरकर जुड़े, और भी लोग जुड़े, एक दो संस्थाएं और भी बनी जो बाद में एक अभिनव भारत का नाम आया। ये शुरुआती जो क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र का था वो धर्म से ओतप्रोत था, जिसमें ये सारी धाराएं जुड़ी हुई थी, जिसको हमको ध्यान रखना है। उसी तरीके से साथियों बंगाल का आंदोलन भी धर्म से ओतप्रोत था और पंजाब का आंदोलन शुरू से धर्म से ओतप्रोत नहीं था। पंजाब का जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो शुरू से धर्मनिरपेक्ष था। ये हमको ध्यान रखना है। तो ये 1907-8 तक जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो धर्म से ओतप्रोत रहा। और बंगाल के आंदोलन में तो ये भी तथ्य मिलते हैं कि बाकायदा दो तरीके की शाखाएं थी। एक धर्म से चलने वाली शाखा थी जिसके ऊपर धर्म का नशा चढ़ा करके उनको अपनी जान देने के लिए तैयार करते थे। दूसरा जो है क्रांतिकारी थे जो देश की आजादी के लिए बात करते थे, जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के साथ मिलकर के सभी धर्मों के लोगों को शामिल करना चाहते थे। तो इस तरीके से दो धाराएं थी बंगाल के अंदर, ये हमको ध्यान रखना है। और 1907 के बाद जब लोग दुनिया के देशों में गए, जैसे मैंने बताया गदर पार्टी बनी, तो यहां से क्रांतिकारी आंदोलन का स्वरूप बदला। 1914 और 15 के बाद तो लगभग बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि जो धर्म से ओतप्रोत वाले लोग थे वो पूरी तरीके से इस पूरे सिस्टम से बाहर हो गए थे। इसी के साथ में ये भी ध्यान रखना साथियों कि सावरकर को जब जेल हुई, वो काला पानी की सजा हुई 1910 के बाद, उसके बाद से 1911 से 12 से 13 से जो सावरकर ने माफीनामा लिखने शुरू किए, तो ये सारी स्थिति थी कि जो हिंदू धर्म से ओतप्रोत वाला क्रांतिकारी आंदोलन था वो शिथिल पड़ गया था। अब यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके आगे जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो गदर के विचार से और उसके आगे रूस की क्रांति के साथ जुड़ करके आगे पूरा क्रांतिकारी आंदोलन चला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जिसको साथी हमको याद रखना है। इसी तथ्य को आज आरएसएस जो है पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को आरएसएस के साथ जोड़ देता है। उनका समझ जो ये था कि जब ये धर्म से ओतप्रोत था तो वो ठीक था। जैसे धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, सबने मिलकर के इस क्रांति को, भारत देश को आजाद कराने के लक्ष्य के साथ आगे काम करना शुरू किया था। उस आंदोलन को गोलवलकर ने कहा था कि ये आंदोलन भटक गया था। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के आने के बाद तो समाजवादी व्यवस्था को उन्होंने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था कि देश को आजाद कराना है, उसके बाद से देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था कायम करना है। तो इस आंदोलन को गोलवलकर भटका हुआ आंदोलन कहे।
भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद की जो विचार था, जो क्रांति का विचार था, जो जैसा देश बनाना चाहते थे, उस विचार को, उस देश को सावरकर जी ने भटका हुआ विचार कहा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और उस समय के जो भी क्रांतिकारी थे, उनका जो है आरएसएस ने सपोर्ट नहीं किया। आरएसएस के लोगों ने कहा कि ये आंदोलन अब भटक गया है, ये क्रांति जो समाजवादी व्यवस्था की बात कर रहे हैं ये भटक गए हैं। तो ये बातें भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। आज हमारे देश के अंदर आरएसएस भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को और क्रांतिकारियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तबकि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का जो समझ था, जैसा भारत वो बनाना चाहते थे, उस भारत के उस विचार के खिलाफ में आरएसएस शुरू से रहा है। समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ में आरएसएस शुरू से रहा है, वैचारिक रूप से भी रहा है और सांगठनिक रूप से भी रहा है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के जो विचार थे, उस विचारों का, उनका जो सपना था, उसको पूरा करने के लिए जो संकल्प लिया है वो देश के कम्युनिस्टों ने लिया है। कम्युनिस्टों ने समाजवादी व्यवस्था को कायम करने का लक्ष्य लिया था, जो सपना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और बाकी क्रांतिकारियों का था। इस बात को भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसी के साथ में साथियों, क्रांतिकारी आंदोलन का जो विकास हुआ 1915 में, ये क्रांतिकारी संगठन बनाया था जिसका नाम था हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ। वो इसको बनाने वाले थे राम बिहारी बोस, लेफ्टिनेंट सचिंद्र नाथ सान्याल, इन्होंने मिलकर के बनाया था। और इसी के साथ में राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल हुए थे। तो 1915 में ये पहला क्रांतिकारी संगठन बना था। वो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि हथियारबंद क्रांति करके देश को आजाद कराना और उसके साथ में एक संघीय गणराज्य की स्थापना करना। तो साथियों 1915 में पहले संगठन बना, उसके बाद से बहुत सारी गतिविधियां हुई, गदर आंदोलन की गतिविधियां हुई और जो हमारे देश के क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने भी बहुत सारी गतिविधियां की। इसी के साथ में साथियों 1917 में रूस का क्रांति हुआ। रूस का क्रांति होने के बाद से जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे उनके अंदर भी क्रांति के स्वरूप में बहुत सारे परिवर्तन हुए और उन्होंने उस क्रांति का सबक लेकर के हमारे देश के अंदर क्रांति करने का अपने लक्ष्य को बनाया। इसके बाद से साथियों 1924 में एक दूसरा संगठन बना और इसका गठन कानपुर में हुआ। जो सारे क्रांतिकारी थे उन्होंने मिलकर के किया और जिसका नाम रखा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और इसका एक लक्ष्य घोषित किया। और इस समय उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि हथियारबंद क्रांति करके अंग्रेजों से देश को आजाद कराना और उसके बाद हमारे देश का संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य भारत इसको बनाना। तो ये एक सोच थी 1924 में जब एक क्रांतिकारियों ने इस संगठन को बनाया था। इसी समय साथियों इसका संविधान बनाया, इसका नियम बनाया और हम क्या चाहते हैं देश की जनता को बताने के लिए उसके लिए इन्होंने 4 पेज का एक पर्चा बनाया था जिसको इन्होंने द रिवोल्यूशनरी कहा। इसके अंदर पूरा प्रोग्राम था, ये 4 पेज का था। तो जो गांधी का जो एक्टिविटी था उससे भी क्रांतिकारी नाराज थे और उन्होंने इसमें गांधी का भी विरोध किया और गांधी के बारे में भी कहा कि किस तरीके से बार बार आंदोलन करते हैं, वापस ले लेते हैं। गांधी की एक्टिविटी को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की और युवाओं से आह्वान किया कि गांधी के चक्कर में ना पड़ें, गांधी के साथ जो कह रहा उसके साथ ना जाएं। और जो क्रांतिकारी आंदोलन है, जो सशस्त्र क्रांति है, इसी से देश आजाद होगा और सारे युवा सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़ें, इस तरीके का आह्वान किया गया था। इसमें क्या लिखा हुआ था मैं थोड़ा सा आपको जो उनका लेटर का लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के सुना देता हूं। राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी पार्टी का तात्कालिक उद्देश्य संगठित सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत के संयुक्त राज्यों का एक संघीय गणराज्य फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया स्थापित करना है।
इस गणराज्य के अंतिम संविधान का निर्माण एवं घोषणा तब होगी जब संपूर्ण भारत के प्रतिनिधियों अपने निर्णयों को लागू करने में सक्षम होंगे। लेकिन इस गणराज्य का मूलभूत सिद्धांत सार्वजनिक मताधिकार पर और शोषण पर आधारित ऐसी समस्त व्यवस्थाओं की समाप्ति पर आधारित होगा जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को संभव बनाती हैं। इस गणराज्य के मतदाताओं को यदि वे चाहें तो प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होगा, अन्यथा प्रजातंत्र एक मखौल बनकर रह जाएगा। इससे साथ ही उन्होंने एक राजनीतिक विचार का संदेश दिया जिसमें शोषण विहीन समाज यानी समाजवादी व्यवस्था की कायम करने की उनका जो रास्ता था और एक संघीय ढांचा यानी सभी तरीके की जो हमारे देश की संस्कृतियां हैं, जो व्यवस्था हैं, जो अलग अलग भाषा है, बोलियां, उनका सबका मिला करके एक देश बनाने का इनका सपना था। और घोषणा पत्र में आगे कहा गया था कि यह क्रांतिकारी इन अर्थों में राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय है कि इसका अंतिम उद्देश्य विश्व में मेल एवं सामंजस्य स्थापित करना है। यह विभिन्न राष्ट्रों और राज्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता के बजाय सहयोग चाहती है और इन अर्थों में वह भारत के उज्जवल भविष्य के अतीत के महान ऋषियों एवं आज के वैश्विक रूस का अनुसरण करेगी। इसमें देखो दो चीजें हैं जिसके अंदर उन्होंने हमारे देश के भारतीय दर्शन के अंदर जो अच्छी चीजें हैं और उसके अलावा रूस का जो क्रांति हुआ है उसका अनुसरण करेगी। घोषणा पत्र में साथियों सोवियत रूस की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में जो लिखा गया था कि विजयी समाजवाद का पहला देश, विजयी समाजवाद का पहला देश कहकर के रूस का स्वागत किया गया था। इस घोषणा पत्र के अंदर यह भी कहा गया था कि पार्टी का उद्देश्य सत्य को प्रस्तापित करना है और उसका प्रचार करना है। विश्व ना माया है ना भ्रम है कि उसकी तरफ आंख बंद कर ली जाए और उसकी उपेक्षा की जाए। वह एक अविभाज्य आत्मा का प्रकट स्वरूप है, आत्मा जो शक्ति, ज्ञान और सौंदर्य का सर्वोच्च उद्गम है। इस तरीके से साथियों मैंने कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाए हैं उसके, यानी यहां तक इनकी जो समझ थी क्रांतिकारियों की वो रूस की क्रांति के साथ अटैच हो गई थी। रूस की विचारधारा को माना जाए, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस सब पे बहुत ही तरीके से विचार विमर्श हो रहा था। और ये जो 1924 का दस्तावेज था, इस दस्तावेज में स्पष्ट समझ सबके सामने आ गई थी। इस बात को साथ ही हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये विचारधारा का प्रमुख सवाल है। साथ ही इसके बाद से काकोरी कांड हुआ। जैसा कि हम आपको पीछे बता चुके हैं कि जो क्रांतिकारी थे उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी, वो समस्या थी धन की, आर्थिक पक्ष की। मगर पैसा जितना चाहिए था आंदोलन में उतना इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। इसके बाद से इन्होंने जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर डकैती करके पैसा लेने का, लूटने का कोशिश किया, जिसकी वजह से एक दो बार जब हुआ तो उसमें एक दो लोग मारे गए। तो इन्होंने फिर निश्चय किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य कोई डकैती करना नहीं था, देश के लोगों को परेशान करना नहीं था, इनका उद्देश्य धन जुटाना था। धन इनको कोई दे नहीं रहा था। इन्होंने फिर ये देखा कि जो सरकारी खजाना है वो ट्रेनों पे रख के ले जाते हैं, उसमें कोई बड़ी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो राम प्रसाद बिस्मिल और इन लोगों ने सरकारी खजाने को लूटने का प्लान बनाया। काकोरी एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर इसको अंजाम दिया था। ये घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी, मगर गलती से वहां पे एक चादर थी, वो चादर में बंधा हुआ कुछ सामान था जो छूट गया, और उस चादर के माध्यम से अंग्रेजी पुलिस इनके पास तक पहुंच गई और उसके बाद से इन सारे लोगों को एक एक करके गिरफ्तार कर लिया। 1927 में इसका नतीजा आया, जिसके अंदर 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई और 16 लोगों को 4 साल से लेकर के आजीवन कैद तक की सजा दी गई। तो इस तरीके से बहुत बड़ा दमन हुआ। वो जो 4 लोग थे, ये 4 प्रमुख साथी थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। ये क्रांतिकारी जो दल था उसके प्रमुख साथी थे चारों।
चारों को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद बच गए थे, उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई, अंडरग्राउंड होकर के वो गायब हो गए। इसकी विस्तारित चर्चा साथियों हम काकोरी कांड जब पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तृत जानकारी आपको देंगे। मगर इसके बाद में चंद्रशेखर आजाद ने बाकी क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया। इसके बाद भगत सिंह जुड़े इसमें। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी ने मिलकर के फिर इस क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत किया। और इसके बाद 8-9 सितंबर 1928 को दिल्ली में एक मीटिंग की गई, फिरोज शाह कोटला मैदान के पास में गुप्त मीटिंग की गई, जिस मीटिंग में प्रमुख क्रांतिकारी नेता शामिल हुए, जिसमें प्रमुख तौर से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, कुंदन लाल गुप्ता, भगवती चरण बोहरा, जयदेव कपूर, ये प्रमुख नाम है साथियों जो इसमें शामिल, और भी साथी शामिल हुए थे। और इन्होंने बैठ करके यहाँ फिर एक नई योजना बनाई। और इसी बैठक में भगत सिंह की जो नौजवान सभा थी, नौजवान सभा का विलय इस संगठन के अंदर किया गया। और फिर सर्वसहमति से तय किया गया कि जो इनका संगठन का नाम है उसको बदला जाए और इस क्रांति करने के बाद से समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लक्ष्य को रखा जाए। तो इस मीटिंग में सर्वसहमति से समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लक्ष्य को क्रांतिकारियों ने स्वीकार किया। और इसके बाद से संगठन का नाम बदला और इस संगठन का नाम रखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी इसमें सोशलिस्ट शामिल हो गया। और इन्होंने साथियों अपनी कार्य योजना को भी स्पष्ट तरीके से तय किया खुले रूप से, जिसके जो प्रमुख तत्व थे कि इनका उद्देश्य क्या था कि हमको अखिल भारतीय स्तर पर क्रांति को खड़ा करना है, पूरे देश के अंदर क्रांति को खड़ा करना है। दूसरा, क्रांतिकारी आंदोलन का जो स्वरूप है वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा, धर्म के आधार पर नहीं रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तीसरा, इनका लक्ष्य था कि हमको देश को आजादी के साथ में समाजवादी व्यवस्था को कायम करना है। समाजवादी व्यवस्था को कायम करने का लक्ष्य घोषित रूप में इन्होंने अपने योजना में शामिल किया। चौथा था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन है इसको जन आंदोलन बनाना है, ये बहुत ही प्रमुख बात थी। पांचवा यह था कि इसके अंदर महिलाओं को प्रमुख स्थान देना है, महिलाओं को भी शामिल करना है। वो यही लक्ष्य किसका था? यही लक्ष्य 1920 के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, 1924 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का कानपुर में सम्मेलन हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी का भी यही लक्ष्य था कि भारत देश को आजाद कराना है और क्रांति करके समाजवादी व्यवस्था को कायम करना है। यानी हमको साथ ही यहां से समझना है 1928 का जो ये मीटिंग हुआ था, जो क्रांतिकारी थे और जो देश के कम्युनिस्ट थे, उनका संयुक्त रूप से ये लक्ष्य हो गया था कि देश को आजाद कराना है और हमको समाजवादी व्यवस्था को कायम करना है। ये बहुत ही प्रमुख बात है साथियों, वैचारिक बात है जिसको हमको ध्यान रखना। हमने बहुत सारे राइटर्स के लेख पढ़े जो क्रांतिकारी आंदोलन पे बताते हैं, मगर वो इस विचारधारा की बात को नहीं समझाते, इस बात को छिपाते हैं। आरएसएस के राइटर्स भी बहुत सारे लिखते हो, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को और जो राम प्रसाद है, इनको सबको हिंदू धर्म के साथ जोड़ देते हैं, आर्य समाज के साथ जोड़ देते हैं। तो हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि विचारधारा के रूप में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और ये सारे क्रांतिकारियों का ग्रुप समाजवादी व्यवस्था को कायम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा था, जो लक्ष्य हमारे देश के कम्युनिस्टों का था। समाजवादी व्यवस्था को कायम करने का लक्ष्य ना तो कांग्रेस का था, ना महात्मा गांधी का था और ना आरएसएस का था। यह हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आरएसएस का लक्ष्य जो हिंदू राष्ट्र कायम करने की बात कर रहे थे, जिसमें गोलवलकर ने इस क्रांतिकारी आंदोलन को कह दिया था कि भटक गया है, और इसके विरोध में थे जो समाजवादी व्यवस्था कायम करने का भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने लक्ष्य रखा था, इसके विरोध में था आरएसएस। ये हमको ध्यान रखना है। आरएसएस भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की जो सोच थी, जैसा वो भारत बनाना चाहते थे, उसके विरोध में था आरएसएस। आरएसएस और भाजपा आज भी भगत सिंह के जो समाजवादी व्यवस्था का कायम करने का विचार था, लक्ष्य था, उसके विरोध में है। इसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है।
कांग्रेस भी राजाओं और जमींदारों के साथ थी। ये वर्गीय चरित्र भी हमको आजादी के आंदोलन के समय के अच्छी तरीके से ध्यान रखने का जरूरत है। इसके बाद साथियों साइमन कमीशन आया था, जिसका विरोध पूरे देश में हुआ था। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में उनकी हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया। इसके बाद में भगत सिंह और जो भी क्रांतिकारी थे, क्योंकि लाला लाजपत राय क्रांतिकारियों को सपोर्ट करते थे, तो भगत सिंह और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उसका बदला लेने के लिए सैंडर्स की जो था पुलिस अधिकारी था उसकी हत्या कर दी। 17 दिसंबर 1928 को यह हत्या की थी। इसके बाद साथियों 8 अप्रैल 1928 को असेंबली में बम फेंका। भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने, दोनों ने मिलकर के असेंबली में बम फेंका था। अब इस बम के फेंकने में जो कानून पारित हो रहे थे, खासतौर से ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, जिसके अंदर वो हड़तालों को, मजदूरों पर दमन करने की कोशिश कर रहे थे, इसको मैं विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। तो बम फेंकने के बाद से भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दे दी और वहां से साथी फिर मुकदमा चला। सैंडर्स को मारने का मुकदमा अलग चल रहा था, जिसमें राजगुरु सुखदेव थे, और ये असेंबली में बम फेंका, इसका भी मुकदमा चला। 12 जून 1929 को इनको दोषी पाए गए इस मुकदमे के अंदर, और उसके बाद से 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद भी फरार थे, और मुखबरी के कारण से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर पुलिस ने फायरिंग की। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद का एक पार्क है, उस पार्क के अंदर पुलिस से मुठभेड़ हुई, और आखिरी जो गोली उनके पास थी, उस गोली से उन्होंने खुद को गोली मार ली और अब वो शहीद हो गए। इस प्रकार से साथियों 1931 में चंद्रशेखर और भगत सिंह और उनके साथ के क्रांतिकारी बड़ी संख्या में, कुछ लोगों ने भूख हड़ताल की। आगे मैं आपको जब इतिहास और बताऊंगा डिटेल्स में, तो उसमें सबको कवर करूंगा। इसलिए हम देखते हैं साथियों 1924 से लेकर के 1931, ये 8 साल ऐसे थे इस क्रांतिकारी आंदोलन के, जिसका पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा दबदबा था। अंग्रेजों को हिला दिया था, इस आंदोलन ने अंग्रेजों को हिला दिया था, इस क्रांतिकारी आंदोलन ने, जिसको हमको साथी ध्यान रखना है। इसके बाद एक क्रांतिकारी जो बचे, कुछ को काला पानी की सजा हो गई, बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ गए, बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड किसानों मजदूरों के आंदोलनों के साथ जुड़ गए। जो पकड़े गए उनको सजाएं हुई, बहुत सारे लोगों को फांसी की सजा हुई, जेलों के अंदर भूख हड़ताल हुई। इस सब का इतिहास में आपको बताऊंगा आगे। तो क्रांतिकारी आंदोलन इस तरीके से आगे बढ़ा, और आगे जो हथियारबंद क्रांति का लक्ष्य था क्रांतिकारियों का, उसको कम्युनिस्टों ने करने का कोशिश किया। आगे चल के सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को बनाया। यानी अब ऐसा देखते हैं कि हथियारबंद लड़ाई निरंतर हुई है। इस क्रांतिकारी आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद भी, उसके बाद भी दोबारा हथियारबंद आंदोलन सुभाष चंद्र बोस ने इकट्ठा किया था, जिसमें राम बिहारी बोस भी थे। उस समय बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे देश से दूसरे देशों में भी चले गए थे। तो इस तरीके से साथियों आजादी के आंदोलन में जो क्रांतिकारी थे उनकी प्रमुख भूमिका थी। इस तरीके से उन्होंने इस क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया कि जो क्रांतिकारी आंदोलन था, गांधी कांग्रेस क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ थे। आरएसएस और गोलवलकर, सावरकर, जितने भी आरएसएस के लोग थे वो भी इस क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ थे। कौन से क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, जब से उन्होंने समाजवादी व्यवस्था और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को अपना लक्ष्य घोषित किया था। ये वैचारिक रूप से हमको ध्यान रखना साथियों, विचारों के टकराव को याद रखना है, क्योंकि आरएसएस का जो चरित्र पहले था वही चरित्र आज है। उस समय ने भी आरएसएस ने हिंदू मुसलमान का जो लड़ाई कराने में प्रमुख भूमिका अदा की, जो अंग्रेज कराना चाहते थे, जिसको भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सारे क्रांतिकारियों ने उसका विरोध किया, और इन्होंने धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को सपोर्ट किया, हिंदू मुस्लिम एकता को सपोर्ट किया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सारे क्रांतिकारियों ने,
उस समय भी आरएसएस ये सारे षड्यंत्र कर रहा था, हिंदू मुसलमान के अंदर घृणा पैदा कर रहा था, हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे फसाद हो रहे थे। इधर आरएसएस था और उस तरफ मुस्लिम लीग थी। ये साथी हमको ध्यान रखना है। और आरएसएस का, मुस्लिम लीग का आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों से लड़ने का कोई इतिहास नहीं है। लड़ रहे थे क्रांतिकारी, बढ़ रहे थे क्रांतिकारी, कुर्बानियां दे रहे थे क्रांतिकारी। इसलिए हमें देखते हैं कि आरएसएस के जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने आजादी के आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया और कोई शहीद नहीं हुआ। ये हमको ध्यान रखना है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता थे उन पर भी ज्यादा दमन नहीं हुए और उनमें से कोई भी शहीद नहीं हुआ आंदोलन। ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब कांग्रेस को समझना है, कांग्रेस हमेशा क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ थी और ये राजा और जमींदारों के साथ थे। ये हमको ध्यान रखना है। कांग्रेस के चरित्र में भी ध्यान रखना है साथियों। कांग्रेस के नेताओं को अंग्रेजों ने बहुत बार जेलों में डाला, बंद किया, मगर कांग्रेस के प्रमुख नेता भी कभी कोई शहीद नहीं हुए, किसी ने कुर्बानियां नहीं दी। कांग्रेस के नेताओं ने भी कुर्बानियां नहीं दी। ये बहुत ही बड़ी अचरज की बात है जिसको हमको ध्यान रखना है। जो जाने गई हैं वो क्रांतिकारियों की गई है, हथियारबंद आंदोलन जिन्होंने किए उनकी जाने गई हैं। जिसमें क्रांतिकारी हैं, जो सेना में जिन्होंने विद्रोह किए उनकी जाने गई हैं। इस बात को साथी हमको वैचारिक रूप से अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और खास तौर से जो कम्युनिस्टों का इतिहास मैंने पढ़ाया है उसको भी आप सुन लीजिए, ताकि उसको सुन लेंगे तो ये क्रांतिकारी आंदोलन भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों का जुड़ाव है, दोनों बाद में एकजुट हुए हैं। इसलिए इस आजादी के आंदोलन में जो अंग्रेजों से सीधे भिड़ने वाले थे, जो अपनी जानें देने वाले थे, वो कम्युनिस्ट थे और क्रांतिकारी थे। इसका हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जो मजदूर किसान की मुक्ति चाहते थे, हमारे देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते थे, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी थे और हमारे देश के कम्युनिस्ट थे, जिनका लक्ष्य क्या था? समाजवादी व्यवस्था को कायम करना, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को कायम करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस विचार को कायम करना। हमारे देश का जो संघीय स्ट्रक्चर है, इस संघीय ढांचा है, इस संघीय ढांचे को मेंटेन करते हुए एक संघ की स्थापना करना, ये सारी चीजें आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। क्योंकि आरएसएस शुरुआत से इन सारे चीजों के विरोध में था। फिर से मैं बोल देता हूं, आरएसएस समाजवादी व्यवस्था के विरोध में था, आरएसएस धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के विरोध में था, पहले भी था, आज भी है। और आरएसएस जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस कॉन्सेप्ट के साथ पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। और जो संघीय ढांचा है, जो हमारे देश का संघीय ढांचा है, जो संविधान के अंदर भी संघीय ढांचा आया, उस संघीय ढांचा के पक्ष में आरएसएस पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। ये सारे तथ्य हैं जिसको हमको ध्यान रखना, विचारधारा के रूप में हमको इनको समझना जरूरी है, ताकि हम इस आगे इनके चरित्र को समझ पाएंगे। गोलवलकर ने जो पढ़ाया विचार नवनीत में, वो मैं आपको बता चुका हूं। और अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। मैंने एक बैकअप बना दिया है, पहला वीडियो है जिसमें आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी। आगे अब हम अलग अलग तरीके से एक एक मुद्दे को आपको समझाएंगे। जैसे काकोरी की घटना, उसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे, और क्रांतिकारी कौन कौन से थे उनको पढ़ाएंगे। कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों की मैं जीवनी पढ़ाऊंगा, अलग अलग जीवनी पढ़ाऊंगा, जिसमें उनके सारे चरित्र को कवर करूंगा। उसके बाद में साथियों भगत सिंह को हम विस्तार से कवर करेंगे, भगत सिंह की विचारधारा को विस्तार से कवर करेंगे, क्योंकि भगत सिंह ने विचारधारा के रूप में बहुत सारी चीजें कही हैं। विचारधारा के रूप में बहुत सारी चीजों को उन्होंने देश को समझाया है, देश को किस तरीके से रहना है, एक देश किस दिशा में ले जाना है, उसको भगत सिंह ने बहुत विस्तार से बताया है। भगत सिंह के विचारों को हम विस्तार से आपको पढ़ाएंगे साथियों। तब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वो आपसे निवेदन करते हैं कि आपने यदि आगे के वीडियो ना सुने हों तो उनको जरूर सुने, दर्शन सीरीज के सारे वीडियो सुने।
इसको हमने ऋग्वैदिक काल से कवर किया है। दूसरा साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, क्योंकि हम ये वीडियो निरंतर डालेंगे, आप उन वीडियो को सुन सको और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सको। तो आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो।